हेलो गाइज, कैसे हैं। स्वागत है आप सबों का हमारे चैनल नॉवल शिक्षा में। सिक्स्थ बीपीएससी पीटी में हिस्सेदारी की शामिल हुए उन लोगों ने परफॉर्मेंस चेक कर लिया होगा, कितने क्वेश्चन उनके सही हुए, क्या हुए, आप लोगों ने ये कर लिया होगा। यूट्यूब पे ढेर सारे वीडियोस आ चुके हैं, ठीक है ना गाइज। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि यूट्यूब पर भी ऐसे वीडियोस भरे पड़े हैं जिन पर कन्फ्यूजन की भरमार है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो स्ट्रेट है, वो तो कहीं भी अवेलेबल है नेट पर, किताबों में, तो वो आंसर उन्होंने दे दिया। लेकिन कुछ ऐसे कन्फ्यूजन वाले प्रश्न हैं जो कॉन्सेप्ट आधारित हैं। खासकर ज्योग्राफी और हिस्ट्री में कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो विदाउट कॉन्सेप्ट आप उसे क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो आज मैं उन्हीं प्रश्नों पर फोकस कर रहा हूं इस सेशन में जिन पर संशय है, जिन पर कन्फ्यूजन है कि वो सही आंसर क्या होगा। कुछ हैं, नो डाउट, कुछ प्रश्न हैं, बहुत अधिक नहीं, कुछ तो हैं जिन पर आयोग ने क्या आंसर सेट किया है ये उन पे डिपेंड करता है। फिर भी जहां तक पॉसिबल है हम लोग आज देखते हैं उन प्रश्नों की ओर, ठीक है गाइज। अगर आप चाहते हैं कि आप बीपीएससी या यूपीएससी इस स्तर का एग्जाम में 100% अच्छी तैयारी हो और सफलता सुनिश्चित हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई पेड चैनल नहीं है, हमारे पास क्वेश्चन का बुकलेट सीरीज ए है और उसके अनुसार जो प्रश्न दिए गए हैं मैं उसकी चर्चा करने वाला हूं, ठीक है। तो यहाँ मैं प्रश्न संख्या 49 से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सीरीज ए का क्वेश्चन नंबर 49 जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, लेकिन कुछ कंफ्यूजन है, मैं वहां से इसकी शुरुआत कर रहा हूं, ठीक है। जो प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में ऑपरेशन MAGA मागा संबंधित है, ठीक है। ये जो ऑपरेशन है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, MAGA, ये डोनाल्ड ट्रंप जो अभी तत्काल राष्ट्रपति है लेकिन अब वो चुनाव हार चुके हैं जो बाइडेन से, तो चुनाव प्रचार के दौरान इनका एक चुनावी कैंपेन था। जो सही आंसर है तो वो होगा बी, डोनाल्ड ट्रंप के पुनर्निर्वाचन अभियान से संबंधित। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अरब देश ने पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र आरंभ किया, तो ये जो देश है वो यूनाइटेड अरब अमीरात है, संयुक्त अरब अमीरात है। बाराक एक जगह है यूएई में, वहीं पर इसकी स्थापना की जा रही है जो कतर के पास ही है, ठीक है। फिर अगला जो प्रश्न है, इजराइल से शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश कौन था। हाल ही में यूएई ने इजराइल के साथ शांति समझौता स्थापित किया है। इसके पश्चात यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो गया था और प्रबल संभावना थी कि इससे प्रश्न आएंगे। तो ध्यान देना है कि यूएई से पहले जिन अरब मुल्कों ने इजराइल के साथ अपने संबंधों को सुधारा, उनके साथ संधि की, तो सबसे पहला मुल्क इजिप्ट यानी मिस्र है। सबसे पहले 1979 में उसके साथ मैत्री संबंध स्थापित किए। दूसरा मुल्क है जॉर्डन, जिन्होंने 1994 में इजराइल के साथ शांति समझौता कायम किया। इसके पश्चात देख रहे कि यूएई ने इस साल इजराइल के साथ ये संबंध बनाया। फिर अब उसके आगे बहरीन है, बहरीन के आगे अब सूडान भी इस ओर अग्रसर हुआ है जो इजराइल के साथ संबंध को बेहतर बनाना चाह रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू प्रश्न यहाँ पर जो है कि इजराइल से शांति समझौता करने वाला पहला अरब मुल्क, तो ऑप्शन होगा ए, मिस्र, ठीक है। बुकलेट सीरीज ए का प्रश्न संख्या 61 जो इतिहास से स्टार्ट है, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं, तो ये राजस्थान में कालीबंगा या कालीबंगन है जहां से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, तो आंसर है ए। अगला जो प्रश्न है कि त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है। जैसा कि आप जानते हैं कि इतिहास में बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में ही ये त्रिरत्न है। बौद्ध धर्म क्या है, बुद्ध, संघ, धम्म। यहां पर आप देखिए क्या लिखा है, सटीक ज्ञान यानी सम्यक ज्ञान, सच्ची आस्था सम्यक आस्था, सटीक क्रिया सम्यक क्रिया। तो ये जो सम्यक यानी सटीक वर्ड लिखे हुए हैं ना, ये जैन धर्म से संबंधित है। तो ये क्लियर है कि ये जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। तो यहां विकल्प होगा सी। इसके पश्चात किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी, इसमें तो कोई कंफ्यूजन की बात नहीं। कनिष्क के शासनकाल में कुंडलबन कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी में हुई थी, ठीक है। तो इसमें आंसर है सी। अब निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ध्यान रखें ये कनाद मुनि जो थे, महर्षि कनाद, उनका एक सिद्धांत, उनका एक दर्शन वैशेषिक, इस दर्शन में सबसे पहले परमाणुवाद की चर्चा की गई है। तो विकल्प है डी सही आंसर। रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी, तो ये तो वेल नोन है, मध्यकाल में बलबन के द्वारा यह नीति अपनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध है, तो यहां पर आंसर होगा बी,
ये चोल राजवंश है, जैसा कि मालूम है मध्यकाल में राजराज, उनके पुत्र राजेंद्र चोल। ये जो तमिलनाडु के सेक्शन है ना, दक्षिण भारत में तमिलनाडु का जो एरिया है वहीं पर चोल साम्राज्य कायम था और वहीं पर ये स्थानीय स्वशासन का बेहतरीन रूप हमें देखने को मिलता है इतिहास में। इसके पश्चात 67 नंबर का जो क्वेश्चन है कि परचिनकारी यानी पिट्रा ड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है। मालूम है ना कि जहांगीर के शासनकाल में नूरजहां ने इस कला की शुरुआत की थी। अपने पिता एतमादुद्दौला का मकबरा जब उन्होंने बनवाया था तो उस बिल्डिंग में जो आगरा में स्थित है वहां पर इसी कला का प्रदर्शन सबसे पहले किया गया था। संगमरमर पत्थर पर फूलों की नक्काशी और कीमती पत्थरों को उस पर जरवाना, ये पिट्रा ड्यूरा है। और आंसर होगा ए, ये कला कौन सी है। अब अगला जो प्रश्न है कि किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए। चित्रकारी शब्द और मुगल काल जैसे ये दो वर्ड आते हैं तो आपके नज़रों के सामने बस एक ही नाम घूमता है और वो है जहांगीर। लेकिन यहाँ पर प्रश्न पर ध्यान देना है कि लिखा है कि कारखाने बनवाए, तो जहांगीर ने ऐसा कुछ नहीं किया था। वो शौकीन अवश्य था, चित्रकारी भी, उनकी चित्रकारी के प्रति उनका लगाव बेमिसाल था। लेकिन याद होगा अकबर, उनके समय में तूती नामा एक पांडुलिपि रची गई थी जिसमें चित्रकारी थी और 250 से अधिक चित्र उसमें बने हुए थे। और उन चित्रों को बनाने के लिए लगभग 100 कलाकारों को अकबर ने नियुक्त किया था। एक कारखाने की ही स्थापना उन्होंने कर दी थी। तो यहाँ पर विकल्प है बी, यानी अकबर सही आंसर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई। आपको पता है रॉबर्ट क्लाइव, ये तो बहुत आसान था। फिर अगला और भी आसान है कि 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में किसने भाग लिया था। तो स्वामी विवेकानंद, सभी आप जानते होंगे। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन उन्होंने सीआर दास और मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। तो ऑप्शन है सी सही आंसर। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया, की रचना किसने की। ये दीन बंधु मित्र की बहुत ही प्रसिद्ध नॉवल उपन्यास है जिसमें नील की खेती करने वाले किसानों के दर्द को बयां किया गया है। ठीक है ना। तो नील दर्पण, दीन बंधु मित्र, विकल्प है डी सही आंसर। उसके पश्चात जो क्वेश्चन है, 1760 का प्रसिद्ध वांडीवाश का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया। यह फ्रांसीसियों के विरुद्ध लड़ा गया था। तो यहाँ विकल्प ए सही है। निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल को आरंभ किया। तो याद रखिए भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जो मिंटो मार्लो अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, इसमें पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी। तो विकल्प के अनुसार आंसर है डी। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ। ध्यान है, कोल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, ये झारखंड के इलाके में हुआ था। ये सिंहभूम जिला जो झारखंड का भी दक्षिणी सेक्शन है, वहां पर ये कोल विद्रोह हुए थे। तो आंसर होगा बी। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। स्पष्ट यहां लिखा है बिहार में। तो बिहार में 1857 विद्रोह बाबू कुंवर सिंह, इकलौता नाम जगदीशपुर राणा। तो ठीक है, तो आंसर है सी। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया। बहुत ही प्रसिद्ध नाम है राजकुमार शुक्ल, जो चंपारण के ही किसान थे और वे महात्मा गांधी से लखनऊ में जाकर 1916 में मिले थे और बाद में गांधी जी चंपारण 1917 में आए, वहीं पर चंपारण सत्याग्रह हुआ था। ये तो मालूम होगा। तो आंसर है डी राजकुमार शुक्ल। अगला क्वेश्चन देखें, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। प्राचीन महाजनपद मगध, मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिव्रज थी। जी हाँ, राजगृह। तो यहां पर वो विकल्प मौजूद नहीं है। तो आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। मालूम है ना, गिरिव्रज के पश्चात पाटलिपुत्र राजधानी बनी थी, उसके पश्चात कुछ दिनों के लिए वैशाली, फिर पुनः पाटलिपुत्र ही राजधानी बनी। अब आगे देखें, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित है। ये प्रश्न पता नहीं बीपीएससी कितनी बार पूछेगा, पहले भी कई बार पूछे जा चुके हैं। तो ये किसान आंदोलन से संबंधित स्वामी सहजानंद सरस्वती हैं। तो विकल्प के अनुसार आंसर है सी। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था। वही चंपारण सत्याग्रह 1917 में सबसे पहले गांधी जी का यही था। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप, मालूम है ना कि जापान में 4 बड़े द्वीप हैं, होन्शु, होक्काइडो, जो क्रम जो है तो सबसे बड़ा होन्शु, जहां पर जापान की राजधानी टोक्यो भी अवस्थित है। होन्शु के बाद दूसरा बड़ा जो द्वीप है वो होक्काइडो है, इसके पश्चात क्यूशु है, तब शिकोकू है। ये 4 बड़े द्वीप है जापान में। तो सबसे बड़ा, तो आंसर होगा होन्शु बी। ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है।
ध्यान रखिए, ग्रीनलैंड ये भी बर्फीला इलाका, जैसे अंटार्कटिका है वैसे ही ग्रीनलैंड भी है। ग्रीनलैंड डेनमार्क का ही एक हिस्सा है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ए। दिसंबर 2018 तक के अनुसार विश्व के निम्न देशों में से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है? ध्यान रखना है कि सबसे अधिक इंडियन कम्युनिटी का जो अभी पॉपुलेशन है वो यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स में है। वहाँ लगभग 44 लाख से भी अधिक भारतीय रह रहे हैं, ठीक है ना। इसके पश्चात अगर बात करूं तो यूएई का दूसरा स्थान है जहां लगभग 34 लाख भारतीय मौजूद है। तो प्रथम स्थान यूएसए, सेकंड यूएई का है। इसके पश्चात यूके या मलेशिया इन देशों के हैं। तो यहां पर आंसर होगा डी, यूएसए। निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन हुआ? 2019 के बारे में पूछ रहा है। तो ध्यान रखें, चीन 2019 में प्रथम स्थान पर था और संपूर्ण विश्व में जितना स्वर्ण निकाला गया उसका 11% अकेले चीन में निकाला गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट है, निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? बहुत सामान्य सा क्वेश्चन है। सर्वाधिक देशों की संख्या अफ्रीका महादेश में है जहां 54 तो संप्रभु राष्ट्र है, 2 विवादित है। यहां पर प्रश्न अनुसार आंसर होगा सी, अफ्रीका। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उनकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? तो ये राज्य पहला है मिजोरम, जहां पर 94.4% जो आबादी है वो ट्राइबल लोगों की है। इसके पश्चात जो दूसरा स्थान है वो नागालैंड का, और तीसरे स्थान पर जो क्रम दिए गए हैं वो है मेघालय का, ठीक है। फिर अगला देखना, निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? भैया कर्नाटक में जो क्षेत्र है वो आपको पता है, चिकमंगलूर, कुर्ग और बाबा बुदनगिरी। बाबा बुदन की पहाड़ी आप लोगों ने पढ़ा होगा, लॉ एस की खान के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। तो ये 3 इलाके कॉफ़ी के उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है, जो कर्नाटक का पहाड़ी इलाका जो पश्चिमी घाट पर्वत से लगा हुआ इलाका है। तो यहां पर पूछ रहा है क्या कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? तो डी ऑप्शन जो पुलनेज है ये तमिलनाडु में है और ये कोडाईकनाल के पास है, ठीक है। ये भी पश्चिमी घाट पर्वत का दक्षिणी जो हिस्सा है जो तमिलनाडु के अंतर्गत है, कोडाईकनाल, वहीं पर ये जगह है पुलनेज। तो आंसर होगा डी, पुलनेज। भौगोलिक क्षेत्र के दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? ये आपको पता होगा। सबसे बड़ा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से गुजरात में कच्छ का जिला सबसे बड़ा है। दूसरा सबसे बड़ा जिला लेह, जो आज लद्दाख या यूनियन टेरिटरी है, उस क्षेत्र में मौजूद है, ठीक है ना। तीसरा है जैसलमेर और चौथा बाड़मेर, ये दोनों राजस्थान में हैं। तो आंसर होगा हमारा कच्छ, विकल्प है बी। अब जो अगला प्रश्न है उसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हुआ है, वो क्या है? क्योंकि वो नेशनल पार्क और सैंक्चुरी का अंतर वो नहीं समझ सके। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत के किस राज्य में वन्यजीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में है? तो कुछ लड़कों से मेरी बात हुई और कुछ लोगों ने हमें बताया कि वो राष्ट्रीय उद्यान और ये जो वन्यजीव अभयारण्य में इसमें अंतर नहीं कर सके। उन्होंने वही समझा कि नेशनल पार्क पूछा जा रहा है और एमपी में टिक मार दिए। ध्यान से समझिएगा, ये वन्यजीव अभयारण्य की बात हो रही है, ठीक है। नेशनल पार्क अलग होते हैं, वन्यजीव अभयारण्य अलग होता है। एक विशेष प्रजाति के जीवों के लिए सीमांकित क्षेत्र होते हैं जिसे हम लोग कहते हैं वन्यजीव अभयारण्य, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज। तो प्रश्न जो पूछ रहा है ना, इसी के संदर्भ में पूछ रहा है, ना कि नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो इस दृष्टिकोण से देखें और यहाँ पर जो विकल्प मौजूद है, तो पहला स्थान महाराष्ट्र का है, वहाँ पर 42 वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज मौजूद हैं, वन्यजीव अभयारण्य है। महाराष्ट्र में 42 विकल्प के अनुसार। दूसरा स्थान पर कर्नाटक है जहां 30 वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज मौजूद है, और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु जहां 29 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज मौजूद है। नेशनल पार्क की बात करूं तो निसंदेह मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है जहां पर 9 राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क मौजूद है। लेकिन वन्यजीव अभयारण्य की बात करूं तो यहां जो 4 विकल्प दिए गए उनमें सबसे कम मध्य प्रदेश में है, वहां मात्र 25 वन्यजीव अभयारण्य ही हैं। तो यहां पर जो विकल्प है वो क्लियर है कि महाराष्ट्र नंबर 1 है और आंसर होगा सी, महाराष्ट्र। फिर आगे देखिए, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? भैया मैंने बिहार पर कुछ विशेष वीडियो डाला था, उसमें हमने नदी घाटी और नदियों के बारे में और भूमि के बारे में बताया था, क्योंकि ये 2 चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप देख लेना कि इस क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है जो इन्हीं से रिलेटेड है। अगर आपने उस वीडियो को ध्यान से देखा होगा एग्जाम के पहले, तो आपका ये सब आंसर तो बिल्कुल सही होंगे। बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट आधारित है। अगर आपको ये पता है ना कौन सी नदी किधर से आ रही है और किधर जा रही है, ऐसे प्रश्नों को आप याद क्या करेंगे?
कहाँ से किस तरह से पूछी जाएगी ये बात, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी आप बता पाएंगे, इसमें याद करने वाली कोई चीज़ नहीं है। तो अब ये प्रश्न है कि जो 4 नाम दिए गए हैं, बागमती, कमला, कोसी, गंडक, भैया ये चारों नदियां हिमालय सेक्शन से निकल के आती हैं, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। अगर प्रवाह मार्ग देखा जाए तो उत्तर से दक्षिण या उत्तर से दक्षिण पूर्व की ओर जाती हैं, ठीक है। बिहार का मैप बनाकर मैंने बताया था कि झारखंड की ओर से जो नदियां आती हैं वो दक्षिण से उत्तर की ओर आती हैं। यहाँ पर जिन नदियों के नाम हैं वो उत्तर बिहार की नदियां हैं जो उत्तर दिशा से दक्षिण दक्षिण पूर्व की तरफ आती हैं। तो ये चारों विकल्प गलत हैं, तो आंसर होगा ई। अगले प्रश्न की ओर हम लोग देखें, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो यहाँ पर पूर्वी पीर पंजाल श्रेणी जो जम्मू कश्मीर में मौजूद है वो रोहतांग दर्रे के पास है, ठीक है ना। ये जो टनल है वो लगभग 9 किलोमीटर लंबाई में मौजूद है। अगला प्रश्न है कि भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? ध्यान रखिएगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भारत में 13 बड़े बंदरगाह हैं, पहले ही पढ़ा होगा। तो जो 13वां बड़ा बंदरगाह है ना वो पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में बनाया गया था। लेकिन यहाँ पर मेन लैंड की बात हो रही है, जो हमारी मुख्य भूमि है भारत की, वहाँ पर 13वां बड़ा बंदरगाह उसकी बात हो रही है। तो ये महाराष्ट्र में एक जगह है बड़ावन, वहाँ पर ये स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। इसकी घोषणा फरवरी 2020 में हुई है। तो आंसर होगा सी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न हम लोग देखें, निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? ध्यान रखिएगा, पहला स्थान कर्नाटक का है, 7100 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता है सौर ऊर्जा से कर्नाटक में। दूसरा स्थान तेलंगाना का है जहां लगभग 5000 मेगावाट या उससे भी अधिक उत्पादन की क्षमता मौजूद है। और तीसरे स्थान पर राजस्थान है। तो यहां पर आपका प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा, तो नंबर 1 कर्नाटक, तो आंसर होगा बी। अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट आधारित बिल्कुल ये प्रश्न है जो बिहार के खनिज से संबंधित है। खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? अगर मेरा वीडियोस भूमि वाला आपने देखा होगा, ध्यान से देखा होगा, तो मैंने उन सारी चीज़ों की चर्चा की है जो खनिज से भी रिलेटेड हैं, ठीक है ना। अब ए में है लाइमस्टोन और कैमूर, बी में है माइका भागलपुर, सी में क्वार्टजाइट मधुबनी और डी में लेड जिंक गया। और प्रश्न क्या है, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? तो आप जोड़ा मिला करके देखें। लाइमस्टोन कैमूर ये तो बिल्कुल सही है, चूना पत्थर कैमूर रोहतास ये था, ये सही है पहला। बी की बात कर तो माइका भागलपुर लिखा है। भैया माइका अवरक उन्हीं क्षेत्रों में बिहार में मिलती है जो झारखंड से ठीक लगा हुआ, कोडरमा से लगा हुआ जो इलाका है, जिसमें गया है, नवादा है, जमुई है, नालंदा है और यहाँ पर कुछ हद तक बांका, यहाँ पर ये चीज़ें मिलती है। लेकिन यहाँ पर भागलपुर अटैच किए हुए हैं, तो भागलपुर यहाँ पे नहीं होगा। क्वार्ट्ज होता, जो आगे लिखा है मधुबनी, वो अगर यहाँ होता तो भागलपुर सही था। तो इसलिए माइका भागलपुर ये गलत है, और क्वार्टजाइट मधुबनी ये भी गलत है, और लेड जिंक गया ये भी गलत है। तो बिल्कुल सही आंसर जो है वो ए है, लाइमस्टोन कैमूर। आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? सही नहीं है, देखिए प्रश्न को ध्यान से। ऑयल रिफाइनरी बरौनी में है, तेल शोधनशाला मालूम है। सीमेंट बंजारी सीमेंट रोहतास ये तो मालूम है। तीसरा है फर्टिलाइजर भौराही। आप में से कितने लोग हैं जो इस स्थल के बारे में जानते हैं और वो कहाँ है भौराही? ध्यान रखिएगा, मुझे ये नहीं मालूम है कि भौराही कहाँ है। और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की बात हो रही है, बिहार में एकमात्र फर्टिलाइजर इंडस्ट्री वो बरौनी में हुआ करती थी जो आज बंद है। हालांकि केंद्र सरकार ने अब ये निर्णय लिया है कि उसे फिर से चालू किया जाए। लेकिन ये भौराही कहाँ पर है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, आई डोंट नो। बट भौराही एक ग्राम, एक गांव है जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में मौजूद है, चुनार के निकट है। बिहार में भौराही का ये तो मुझे नहीं पता, अगर आप लोगों में से किन्हीं को पता है तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। तो यहाँ पर डी विकल्प रेल डिब्बा और अभियंत्रिकी है, तो भैया मुझे मेरी जानकारी के अनुसार सी और डी दोनों ही गलत हैं। भागलपुर में कोई रेल डिब्बा और अभियंत्रिकी कारखाना नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा आंसर? ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक, ठीक है। बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पिडमॉन्ट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? मैंने मिट्टी के संदर्भ में बिहार वाले वीडियो में बताया था कि पिडमॉन्ट जो सॉइल है, जो पर्वत पदीय मिट्टी है, वो कहाँ मिलती है, मालूम है ना? वो शिवालिक श्रेणी के दक्षिणी हिस्से में,
शिवालिक श्रेणी का जो इलाका है यहाँ पर क्लियर है विकल्प सी। मैंने पहले ही कहा था कि हमारे वीडियोस को अगर आपने ध्यान से देखा होगा 4 से 5 क्वेश्चन जो बिहार से आए हैं, अगर आप लोगों ने उन्हें देखा है, वॉच किया है, तो निस्संदेह आपके वो प्रश्न बिल्कुल सही हुए होंगे। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? देखिए सारा कॉन्सेप्ट आधारित प्रश्न है। मैंने बार बार कहा है कि मैप आपके दिमाग में खींची हुई हो, वो अंकित हो। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, जो जोड़े दिए गए और प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? प्रशासकीय जोड़े दरभंगा मुंगेर, पूर्णिया भागलपुर, तिरहुत सारण, कोसी मगध। प्रमंडल की बात करूं तो एक और आप देखें, दरभंगा, पूर्णिया, तिरहुत, कोसी, इन चारों प्रमंडल के तटीय सेक्शन गंगा से नहीं मिलते हैं। लेकिन दूसरी तरफ चारों देखिए, मुंगेर, भागलपुर, सारण, मगध, इन चारों का तटीय क्षेत्र गंगा से मिलती है। तो जोड़े की बात करूं तो ऐसा तो कोई जोड़ा नहीं दिख रहा है जहां से गंगा नदी नहीं बहती। कहीं ना कहीं तो मौजूद है, चारों विकल्प में मौजूद है। तो यहां पर जो सटीक आंसर है वो होगा ई। जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? फिर से आप देखिए कैसा कॉन्सेप्ट आधारित प्रश्न है। संथाल बांका, मुंडा जमुई, उरांव सुपौल, खरवार भागलपुर। अब जरा बताइए बिहार में जनजाति कौन कौन सी हैं? मालूम है, मैंने पहले भी बताया था, एक चर्चा किया था, नॉर्थ वेस्ट में जो शिवालिक श्रेणी है, जो सोमेश्वर की पहाड़ियाँ जहाँ पर है, वहाँ पर थारू जनजाति निवास करती। लगभग 3 लाख आबादी थारू जनजाति के जो पश्चिम चंपारण में मौजूद हैं। ठीक है, इसके अलावा बिहार में जो जनजाति के नाम यहाँ पर दिए गए, ये जो जनजातियाँ हैं जैसे संथाल है, मुंडा है, उरांव, खरवार, ये सभी झारखंड में है। बिहार में इनकी उपस्थिति ना के बराबर है। तो संथाल जो सिर्फ झारखंड संथाल परगना का जो लगा हुआ इलाका हमारे यहाँ है, जैसे जमुई है, भागलपुर है, बांका है, तो कुछ इलाकों में ऐसे लोग मिलते हैं। वैसे सौड़िया पहाड़िया है, फिर कोरबा है, बिरजिया है, ये जनजातियाँ बिहार में मौजूद हैं, अल्पसंख्या में ही सही लेकिन है। लेकिन ये जो नाम है संथाल, मुंडा, उरांव, खरवार, 98 का जो सही आंसर है वो ई होगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि एक ही सही विकल्प यहाँ पे हमें दिख रहा है, वो संथाल बांका डिस्ट्रिक्ट में कुछ संथाल जनजाति के लोग हैं। बाकी मुंडा, उरांव, खरवार ये सभी झारखंड के इलाके में है, बिहार में नहीं है। तो उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है कि बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? तो 6.87 इसका सही आंसर है बी। और जो नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, मालूम है बहुत ही आसान है ये तो, पश्चिम चंपारण में। इसकी चर्चा तो हो चुकी है, वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य जो मौजूद हैं। मैंने पहले कहा कि जिसमें कन्फ्यूज़न है उन्हीं प्रश्नों को मैं बताऊंगा, चर्चा करूंगा। एक अगला है जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, ध्यान दीजिएगा कि पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? ये बुकलेट क्वेश्चन का हमारा ए है, मैं फिर से बता दूं, और प्रश्न संख्या 105। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, अनुच्छेद 243 जी। इसमें शक्तियों, उत्तरदायित्व और प्राधिकार से संबंधित बातों की चर्चा की गई है। अगला प्रश्न देखिए, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? ठीक है, सिटीजन अमेंडमेंट बिल के बारे में पूछ रहा है कब पारित हुआ। तो ध्यान रखिएगा ये दिसंबर 2019 में, ठीक है ना। पिछले साल 10 दिसंबर को यह बिल पारित हुआ था लोकसभा से, और नेक्स्ट डे 11 दिसंबर को यह राज्यसभा से पारित हुआ। तो आंसर यहां पर होगा बी। उसके पश्चात है कि 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई? तो ध्यान रखिएगा ये आंसर है डी, 64वां संविधान संशोधन बिल। ये 1990 में हुआ था और इसमें अनुच्छेद 356 से संबंधित कुछ संशोधन किए गए थे। अगला प्रश्न जो 108वें नंबर का प्रश्न है कि बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री 1632 में स्थापित की थी? 1632 में ध्यान रखिएगा डच फैक्ट्री की स्थापना पटना में हुई थी। आज का जो पटना कॉलेज है और पटना कॉलेज की जो बिल्डिंग है वो डच फैक्ट्री की ऑफिस हुआ करती थी, वो डच फैक्ट्री ही था। आंसर होगा बी। निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है?
स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना, ये सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था। देखिए प्रश्न में ही उत्तर छिपे हुए, क्या लिखा हुआ है ब्रिटिश शासनकाल में, तो ब्रिटिश शासनकाल तो 1947 से पहले थी। तो यहाँ पर चौथा विकल्प जो डी है, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, ये तो आज़ादी के बाद बनी है। तो यहाँ पर विकल्प डी होगा आराम से, इसमें ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है, डी होगा। इकोनॉमी से रिलेटेड प्रश्न हैं कुछ। भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य है, सामान्य शब्दों में राजस्व घाटा क्या है कि आय से अधिक व्यय, तो राजस्व घाटा होना ही होना है सरकार को। तो यहाँ पर जो विकल्प दिए गए उसके अनुसार बी, भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं। ठीक है ना। अगले प्रश्न में ध्यान दीजिए, वर्ष 2019-20 में निम्न में से कौन सा देश भारत का सर्वाधिक व्यापारिक भागीदार वाला देश है। देखिए 2018-19 और 2019-20 ये जो फाइनेंशियल ईयर है, लगातार 2 वर्ष इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बन चुका है। उसके पहले चीन हुआ करता था। तो याद रखिए आज 88.75 बिलियन डॉलर का व्यापार सालाना हमारे देश और अमेरिका के बीच होती है। ठीक है ना। आंसर होगा ए। इस प्रश्न पर बहुतों को ये कन्फ्यूजन है, भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है। सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण के द्वारा इस परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। तो ये प्रोजेक्ट तो है कि सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर तटीय इलाकों में, सीमावर्ती इलाकों में और बंदरगाह नगरों को जोड़ने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित किया जा रहा है। इसका एक उद्देश्य बंदरगाहों का भी उन्नयन करना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर दोनों विकल्प मौजूद है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है और बंदरगाह भी है। तो इसका आंसर ई होगा, ध्यान रखिएगा ई। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही क्षेत्र इसमें शामिल हैं। अब आयोग ने क्या आंसर सेट किया ये उन पे डिपेंड करता है। कई प्रश्न आप देख रहे हैं ना, किस प्रकार उस पर विश्लेषण किया जा सकता है। अगला ये प्रश्न है, भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है। तो बिल्कुल वेल नोन सीएसओ है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो ये तो आप लोगों ने सही किया होगा। उसके पश्चात देखिए व्यवसाय करने की सरलता पर 2020 की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार भारत ने अपने क्रम में सुधार किया है। वो सुधार 77वें से अब वो 63वें स्थान पे आ गया है। तो आंसर ए है। भारत के केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि शाख का प्रभाव बढ़ाने के लिए 2020-21 के लिए क्या शाख लक्ष्य रखा गया है। तो ये है 15 लाख करोड़। शाख का मतलब ऋण होता है, ये आप ध्यान रखिए, कर्ज होता है। तो ये 15 लाख करोड़ रुपया है। तो विकल्प है सी सही आंसर। पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है। तो जैसा कि मालूम है सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कि किसानों की डीजल और केरोसिन पर निर्भरता को समाप्त करना, पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना, इसका ये उद्देश्य है। तो विकल्प के अनुसार सही आंसर क्या होगा, डी। निम्न में से भारत का कौन सा व्यापारिक बैंक विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है। ध्यान रखिएगा, भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन इसके बावजूद विश्व के 100 शीर्ष बैंकों में भारत का सिर्फ एक बैंक शामिल है। वो हमारा भारतीय स्टेट बैंक है, एसबीआई है, जिसे 55वां स्थान दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, भारत सरकार ने 2020-21 के बजट में एक नई योजना निर्भीक घोषित की है। अर्थव्यवस्था का निम्न में से कौन सा क्षेत्र इस योजना से लाभान्वित होगा। ध्यान रखिएगा, ये निर्यात क्षेत्र के लिए सरकार ने इसकी शुरुआत की। जो एक्सपोर्ट करते हैं उनके लिए ये योजना शुरू की गई, जिसका नाम है निर्भीक। बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली शुरू की है। यह प्रणाली जो ए विकल्प है वो सही है, राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन और कागज रहित बनाने के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न जो बहुत सामान्य, आप सभी लोगों ने सही किया होगा आई थिंक। भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया। यह विकल्प, ये सही आंसर ए है। मक्का और गेहूं के उत्पादकता में जो बिहार में बढ़ोतरी हुई उसके लिए यह पुरस्कार बिहार को दिया गया था इस साल 2 जनवरी को। बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना, एक्चुअली ये 5 अगस्त 2018 को सरकार ने शुरू की। बिहार सरकार ने सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य क्या, ध्यान रखिएगा, इसका विकल्प होगा सी सही। ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर है सी। अत्यधिक गरीब परिवारों को सतत आय का सृजन करने वाली परिसंपत्तियां प्रदान करना। बिहार सरकार के 7 निश्चयों में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है। ध्यान रखिएगा, बाल कल्याण
ये नहीं है। अब देखिए, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है कि महिला रोजगार में स्पष्ट रूप से उल्लिखित नहीं है 7 निश्चय योजना में, और बाल कल्याण भी नहीं है। हाँ, महिला रोजगार को प्रोत्साहन देने की बात अवश्य है, ठीक है। तो इस दृष्टिकोण से देखिए, बिहार सरकार के 7 निश्चयों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? स्पष्ट रूप से महिला रोजगार का उल्लेख तो नहीं है, लेकिन महिलाओं के लिए रोजगार की बढ़ोतरी इसमें शामिल है। तो विकल्प के अनुसार बाल कल्याण तो बिल्कुल ही नहीं 7 निश्चय योजना में, तो आंसर डी ही होगा, ठीक है। बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। 2018-19 में यह कितना था? तो ऑप्शन डी है, राष्ट्रीय औसत का 33%। अगले प्रश्न पर आइए, इतिहास से संबंधित और गांधी जी से रिलेटेड है। निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? विकल्प ए सही है, सामल दास कॉलेज भावनगर। ध्यान रखिएगा, जिस समय गांधी जी ने इस कॉलेज में दाखिला लिया था, उस समय गुजरात प्रांत जो आज का है, उस इलाके में इकलौता यह डिग्री कॉलेज मौजूद था जो भावनगर में था। क्योंकि सामान्यतः जिन लोगों ने इसे नहीं पढ़ा होगा उन्होंने राजकोट मारा होगा, टिक लगाया होगा, लेकिन ये ध्यान है डिग्री कॉलेज उस समय इकलौता भावनगर में ही था। यहीं से डिग्री लेने के बाद वो आगे की पढ़ाई बैरिस्ट्री के लिए वो इंग्लैंड गए थे। तो आंसर है सामल दास कॉलेज भावनगर, ए सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? नाना साहब कानपुर, बेगम हजरत महल लखनऊ, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद। ये तीनों विकल्प सही हैं। इन्होंने सक्रिय भागीदारी की थी अपने अपने क्षेत्र में। तो यहाँ पर आंसर होगा ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? तो यह उक्ति जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की है 1935 के भारत सरकार अधिनियम के संदर्भ में थी। तो यहाँ पर आंसर है डी। दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? ये 24 दिनों तक चली थी। ध्यान रखिएगा, ये 12 मार्च से आरंभ होकर 5 अप्रैल 1930 तक चली थी। 6 अप्रैल की सुबह अहले सुबह नमक कानून को भंग किया गया था। तो यात्रा की अवधि थी 24 दिन, ये याद रखिएगा। तो विकल्प होगा सी सही आंसर। अब अगले प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कि रचयिता कौन है? प्रश्न ये पूछा जा रहा है, रचयिता कौन है? ध्यान रखिएगा, राम प्रसाद बिस्मिल अधिकांश लोगों ने टिक मारा ही होगा। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां ये दोनों इस गीत को गुनगुनाया करते थे और फांसी पर लटकने से पहले तक उन्होंने गर्व के साथ इसे गुनगुनाया था। लेकिन प्रश्न यहाँ पर बीपीएससी ने पूछा इनके रचयिता कौन थे? तो रचयिता के नाम यहाँ पर नहीं है। इनके रचयिता है बिस्मिल अजीमाबादी, ठीक है ना। आंसर है बिस्मिल अजीमाबादी। तो प्रश्न के अनुसार सही आंसर होगा ई, इनमें से कोई नहीं। आगे देखिए, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? मालूम है, बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था और उस विभाजन के विरोध में जो आंदोलन खड़ा हुआ वह स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन थे। तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 1906 में हुई थी। तो निश्चित रूप से यह आंसर क्या होगा? सी, जो विकल्प में मौजूद है। नेक्स्ट, इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील थे। अब इस प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा, पूरी तरह कॉन्सेप्ट आधारित है। ज्योग्राफी और हिस्ट्री में बीपीएससी ने इस बार ऐसे प्रश्न पूछे हैं जो कॉन्सेप्ट वैसे से अधिक प्रश्न है। आप ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर जो नाम दिए गए हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भोला भाई देसाई, के.एम. मुंशी, सरदार पटेल, ये नाम है। तो विकल्प देखने के पश्चात तो यही लगता है डायरेक्ट कि भोला भाई देसाई सही आंसर है। विश्लेषण कीजिए, क्योंकि यहाँ पर 5वां विकल्प है। जब मुकदमा लाल किले में चल रहा था, मालूम होगा INA के 3 स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ, तो उसकी पैरवी करने के लिए कांग्रेस भी आगे आई थी। तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सभी बैरिस्टर थे और इन सभी लोगों ने मिलकर उनका मुकदमा लड़ा था। ध्यान रखिएगा, बड़े नाम जिन्होंने डायरेक्ट इस मुकदमे की पैरवी की थी वो भोला भाई देसाई थे, कैलाश नाथ काटजू थे, तेज बहादुर सप्रू थे और जवाहरलाल नेहरू थे। दूसरी बात ध्यान रखना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो भी एक बैरिस्टर थे, चूंकि विकल्प उनका नाम है,
और तेज बहादुर सप्रू इस मुकदमे के सिलसिले में उनसे वार्तालाप किया करते थे, उनसे मंत्रणा किया करते थे। तो अब आयोग की क्या मंशा है ऐसे प्रश्नों को देने की, ये उन पे डिपेंड करता है कि उन्होंने सही आंसर क्या माना है। सिर्फ भोला भाई देसाई को वे मान रहे हैं या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी विकल्प में है। अगर आयोग की मैं बात करूं तो वो सही आंसर बी को भी मान सकते हैं और ए बी दोनों को, तो उस स्थिति में ई विकल्प सही होगा, एक से अधिक। मैडम कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहां फहराया था? ये मैडम भिखाजी कामा ने 1907 में 22 अगस्त को स्टुटगर्ट जर्मनी में तिरंगा लहराया था। वो तिरंगा वैसा नहीं था जो आज का है, लेकिन उस समय उन्होंने जो ध्वज लहराया वो भी 3 रंग का था। मैं उस पर अभी नहीं जा रहा हूं, लेकिन यहां पर आंसर होगा स्टुटगर्ट, जो सी विकल्प सही है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग आए। फिर कॉन्सेप्ट आधारित प्रश्न आप देखिए, निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है? विनोबा भावे, जो विकल्प यहां पे दिए गए हैं प्रश्न में, विनोबा भावे द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रह, ये गलत है। विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे और पवनार आश्रम महाराष्ट्र में उन्होंने सत्याग्रह की शुरुआत की थी। तो ये यहां पर गलत विकल्प दिए गए। फिर दूसरा CR दास देशबंधु, तो देशबंधु चित्तरंजन दास इनका पूरा नाम था, देशबंधु उनकी उपाधि थी, ये बिल्कुल सही है। विलियम बैडरबर्न, ध्यान रखिए विलियम बैडरबर्न एक अंग्रेज हैं। निसंदेह उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, लेकिन 1889 के बंबई अधिवेशन में और 1910 के इलाहाबाद अधिवेशन में, 2 अधिवेशन में बैडरबर्न ने अध्यक्षता की है। लेकिन यहां विकल्प में क्या दिए गए? 1907 के कांग्रेस सभापति, ये बिल्कुल गलत है। फिर अगला जो विकल्प है श्यामजी कृष्ण वर्मा, पेरिस में, यार उन्होंने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी, ना कि पेरिस में। तो यहां पर सिर्फ एक विकल्प सही है, CR दास देशबंधु, यानी देशबंधु चित्तरंजन दास। तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज्य दिवस घोषित किया गया था? ध्यान रखिएगा 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, उस अवसर पर एक घोषणा की गई थी कि हम लोग हर साल एक स्वराज्य दिवस, स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, और वो डेट तय किया गया था 26 जनवरी को, और पहला स्वराज्य दिवस या स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को रावी के तट पर लाहौर में, ठीक है ना। तो यहां पर ये ध्यान रखिएगा, तो आंसर होगा ए 26/1/1930। बिहार की स्थापना, भैया ये प्रश्न ना जाने कितनी बार पूछी जा चुकी है, तो 1912 में जब यह बिहार बंगाल से अलग हुआ, तो बी विकल्प सही है। बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? भैया 3 कठिया, नाम ये कि 1 बीघे के 3 कट्ठे पर आपको कम से कम नील की खेती करनी थी, जो अमानत के रूप में होती थी। तो 3 कठिया उसी से तो निकल के आया, बीघे के 3 कट्ठे में, तो 3/20। तो यहां पर सही आंसर है 3/20, यानी विकल्प सी सही है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, जैसा कि नाम जान रहे हैं, श्री कृष्ण सिंह हो गए। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, भैया अधिकांश लोगों ने पढ़ा होगा बांकीपुर, क्योंकि बांकीपुर पटना का ही नाम है, और वर्तमान बिहार का जो भू क्षेत्र है ना, इसके अंतर्गत आजादी से पहले 2 कांग्रेस के अधिवेशन हुए, 1912 में और 1922 में। तो 1912 का जो अधिवेशन है वो बांकीपुर अधिवेशन एक्चुअली पटना ही है। तो सबसे पहले क्या हो गया आंसर? पटना। 1922 में गया में अधिवेशन हुआ था, तो यहां पर यह ध्यान रखना है, तो आंसर होगा ए पटना। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण, ये उनकी उपाधि थी लोकनायक। तो यहां पर उपाधियों से संबंधित एक देशबंधु चित्तरंजन दास और लोकनायक जयप्रकाश 2 प्रश्न दिए गए। तो कुल मिलाकर अगर हम लोग देखें, इसके पश्चात मैथ के क्वेश्चन आरंभ हो जाते हैं। मैंने कहा कि इसके अंतर्गत तो कुल मिलाकर हम लोग देखें, जो भी प्रश्न हैं, कुछ प्रश्न तो बेहद सामान्य और जो इतिहास से संबंधित है, और कुछ ज्योग्राफी, बिहार के ज्योग्राफी संबंधित है, वो कॉन्सेप्ट आधारित प्रश्न हैं। इसलिए मेरा ये आप लोगों से अनुरोध है कि आप पहले अपने क्वेश्चंस को मिलाएं, जो प्रश्न का उत्तर मैंने बताया आप अपने प्रश्नों को मिलाएं, और आप अपना देखें कि स्कोर कितना जा रहा है। जिनका स्कोर 100 क्रॉस कर रहा है, मैं क्लियर कह रहा हूँ, जिनका स्कोर 100 क्रॉस कर रहा है वो मेंस की तैयारी आरंभ कर दें, और जो 90 और 100 के बीच में है और वो रिजर्वेशन कैटेगरी में है तो वो भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन जनरल कैटेगरी वाले जो 100 से बिलो हैं, उनके ऊपर रिस्क है, खतरा है, सिलेक्शन हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक है। लेकिन मेरा ये सुझाव है आप सभी लोगों से, अभी आप अपना आकलन करें
और ये निर्णय करें कि आपकी अध्ययन पद्धति क्या हो। क्या शॉर्टकट पढ़ के ही आप बीपीएससी कंप्लीट करना चाह रहे हैं या विस्तार से बिल्कुल धैर्य रखकर हर चीज़ों को समझना चाह रहे हैं। अगर समझ के आप पढ़ेंगे ना तो इन प्रश्नों में कोई जान नहीं है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि आप चलताऊ चीज़ों पर ज़्यादा समय बर्बाद ना करें। वीडियोज़ ढेर सारे बड़े पे यूट्यूब पे, तो वो सारे ऐसे हैं जैसे लग रहा है एक एक लाइनर रेलवे एसएससी की आप तैयारी करवा रहे हो। तो भैया आपको ये तय करना है कि आपको पढ़ना कैसे है, क्या पढ़ना है और कैसे आगे बढ़ना है। ठीक है गाइज, तो मैं आज यहीं पर इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। अब जो हमारे वीडियोस आएंगे ना वो विस्तार से आएंगे। जो 67th बीपीएससी होंगे उसके लिए आप अभी से कमर कस लीजिए। मैं गारंटी आपको इस बात का दे सकता हूँ कि पीटी के लिए तो आपको सोचना ही नहीं है। वो आपकी पीटी होगी 100% होगी और 100 से अधिक क्वेश्चन आप ऑलवेज ठीक करके आएंगे। 110 120 आप सही करेंगे, बशर्ते आप मेरे गाइडेंस में आगे बढ़ें। मेरे वीडियोस को कोई पेड क्लासेस में नहीं चला रहा हूँ, इसलिए आपको डरना नहीं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और रेगुलर हमारा वीडियो वॉच करते रहें। फिर आपकी तैयारी आप खुद महसूस करेंगे कहाँ थे और कहाँ पहुँच चुके हैं। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं शीघ्र नेक्स्ट वीडियो में।